नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लगातार बिहार चुनाव के बारे में। अब आज कयामत की रात है। मैं कयामत की रात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल सुबह 8 बजे से मतों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा और कल शाम जब इस वक्त हम बैठे होंगे 7 साढ़े 7, तब पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि बिहार में कौन जीत कर आ रहा है। जैसा हमने बताया, एग्जिट पोल की भविष्यवाणियां अभी तक यही इंडिकेट कर रही हैं कि एनडीए के पास एज है। कुछ लोग उनको बहुत ज्यादा नंबर्स दे रहे हैं, कुछ लोग तो 200 पार पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव भी देखा जाए और सब एग्जिट पोल का मीन निकाला जाए, यानी उनका माध्यम निकाला जाए, तो वो लगभग 154 सीट के आसपास होता है। उससे भी और कंजर्वेटिव अगर हम कर दें तो 135 सीट एनडीए की कहीं नहीं जा रही हैं। ये तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं। मैं अभी इसका मध्यम नहीं निकाल रहा हूं। मैंने बताया मध्यम जो है वो 154 सीटों के आसपास जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा दिया था और क्या नारा सच साबित होने जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मैं आपको बता दूं कि आज जो है जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा और उस जिस आदमी ने उस पोस्टर को लगाया, उस पोस्टर पर लिखा हुआ था टाइगर जिंदा है। टाइगर के तौर पर नीतीश कुमार को दिखाया गया था और टाइगर अभी जिंदा है, ये उस पोस्टर के ऊपर लिखा गया था। तो इसने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया कि ये टाइगर जो है वो दहाड़ेगा भी, ये टाइगर जो है वो चिल्लाएगा भी अपने गठबंधन के सहयोगियों पर अगर जरूरत पड़ी तो। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपॉर्चुनिस्ट बन सकते हैं? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरे साथी रिपोर्टर्स को क्या लगता है, उनका क्या आकलन है। और इसके अलावा आरजेडी लगातार धमकियों की बात आ रही है। आरजेडी के जो एमएलसी है सुनील सिंह, उनको उन्होंने धमकी दी है कि जेनजी जो है बिहार का हाल नेपाल और बांग्लादेश जैसे कर देगी। इस पर इलेक्शन कमीशन ने उन पर जो है एफआईआर भी कर दी है, उसकी भी बात करेंगे। कमोबेश यही धमकी पप्पू यादव भी दे रहे हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं। मेरे साथ संतोष सिंह जी हैं जो कि जाने माने पत्रकार हैं, बिहार में रहते हैं, पटना में रहते हैं और इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं। संतोष सिंह जी ने दिल्ली में भी कई वर्षों काम किया है और बिहार की पॉलिटिकल नब्ज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और मेरे साथी ओम प्रकाश नारायण भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या होगा नीतीश कुमार का अगला पैतरा? क्या कहेगा ये चुनाव परिणाम? और क्या बिहार में अराजकता की स्थिति आ जाएगी अगर चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आया? क्योंकि ये एक नैरेटिव सेट करने वाली बात है और यहां पर वही नैरेटिव सेट होगा जो राहुल गांधी कह रहे थे कि वोट चोरी हो गई है, गड़बड़ी हो गई है। इसीलिए सुनील सिंह और पप्पू यादव जैसे लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को धमका रहे हैं और जेन जी को भी भड़का रहे हैं। सबसे पहले संतोष सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? सीधे आपने एकदम स्ट्रेट गूगली मार दिया। प्रेडिक्शन क्या कहता है? प्रेडिक्शन देखिए, इवन बिफोर की जितने भी एग्जिट पोल्स आए थे तो रफली हम डिफरेंट रीजन से मैं और मेरे सहयोगी घूम घूम चुके थे, तो एक सेंस आ गया था ग्राउंड से। उसमें मुझे एक एनडीए को बढ़त लगी, एक ओवरवेलमिंग हमको ये नहीं लगा कि एकदम पूरा एक 2/3 मेजोरिटी से आ रही है। लेकिन ये जरूर लगा कि यस, नीतीश कुमार का अभी भी गुडविल है, उनका पॉलिटिकल सोशल कैपिटल बड़ा है। एक जिस तरह से बीजेपी समझ उनके सहयोगी समझ रहे थे कि कमजोर हो गए हैं, वो उतने ही स्ट्रांग, मैं बराबर कहता हूं कि इससे बेहतर स्वास्थ्य में वो लाइबिलिटी थे, अब अभी खराब स्वास्थ्य में वो एसेट हो गया अचानक एनडीए के लिए। तो सारा चुनाव उनके कंधे पर लड़ा गया। शुरुआत में लग रहा था कि पूरा कैंपेन का दारोमदार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी संभालेंगे, बीजेपी वाले संभालेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने इस स्वास्थ्य के बावजूद भी 84 सभाएं की, जस्ट एक पीछे तेजस्वी से। तेजस्वी ने 85 की, इन्होंने 84 की। और यहां तक कि जबकि कुछ खराब मौसम के कारण से हेलीकॉप्टर की यात्रा रद्द करनी पड़ी थी तेजस्वी जी को, उसमें भी खराब मौसम में रोड से नीतीश कुमार ने की। तो ये मिथक भी खत्म कर दिया कि भाई मेरा खराब स्वास्थ्य है, तुमको डिस्काउंट मत करो। और मैंने एक चीज देखा ओवरवेलमिंग, ओम प्रकाश जी ने भी देखा होगा कि और लोगों ने देखा जो ग्राउंड में गए, एक कॉमन था। वोमेन वोटर्स का सर्ज 2010 से हम देख रहे हैं, वो मुझे इस बार का उससे बहुत ज्यादा लगा, 10 से भी ज्यादा लगा, जबकि 206 सीटें आई थी 243 में। वो अनप्रेसिडेंटेड थी। मुझे लगा कि जो जीविका समूह जो है उसका जो मोबिलाइजेशन है वुमेन वोटर्स का, वेदर उनको रैलियों में लाना, उनको इलेक्शन बूथ पर लाना,
प्रतिपक्ष की तरफ से शिकायतें भी आ रही है कि पोलिंग बूथ पर क्या कर रही थी, वो इन्फ्लुएंस कर रही थी, वो अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी है। लेकिन वो जिस तरह से मैं देखा मटिहानी में था, मटिहानी की सभा में, मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक की सभाओं में लौट रही हैं महिलाएं, बात कर रही हैं, 10,000 स्कीम की बात कर रहे हैं। उस स्कीम का नाम ही महिलाओं ने 10,000 रख दिया, जिसमें कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, जिसमें कि 2,10,000 में 10,000 की पहली किस्त उनको दी गई है। बाद में कैसे दिया जाएगा सरकार ने भी निर्धारित नहीं किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। ये कह दिया कि रिफंड है। अब जिन जिन लोगों को कद्दू भात की छठ के समय में आया या उसके पहले आया, तो वो बड़ी उपकृत महसूस करती हैं। उनको नहीं लगता है कि भाई वेलफेयर स्टेट में उनका हक है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा नहीं दिया है, ये टैक्स पेयर का पैसा है और एक 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 स्ट्रक्चर के थ्रू, एक फार्मूला की तरफ उनको आया है। लेकिन जो भी है, उनको लगता है कि सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन उनमें रहा और एक प्रो नीतीश, प्रो इनकम्बेंसी वॉइस महिलाओं की लगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा, यूथ को मैंने 3 फाड़ देखा। उनमें डिस्ग्रंटलमेंट है, जिन्होंने लाठियां खाई है। उसी सभा में जब यूथ से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने लाठियां खाई है, जॉब की कमी है और हम इसको नहीं दे सकते हैं अक्रॉस द कास्ट लाइन, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर कास्ट। एक एक केस में तो नीतीश कुमार की सजाती मिल गई, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम तो वोट नहीं देंगे क्योंकि मैंने और मेरे दोस्त दोनों ने लाठियां खाई है। तो एक यूथ का देखा कि एक नीतीश कुमार की तरफ है, ठीक है, और महागठबंधन की तरफ यूथ का मैंने ज्यादा झुकाव देखा और उसके बाद कुछ जन सुराज का देखा। थर्ड एंगल मुझे लगा माइग्रेंट जो लौट के आए थे, माइग्रेंट का अट्रैक्शन प्रशांत किशोर के लिए मैंने बहुत ज्यादा देखा। प्रशांत किशोर के प्रति अट्रैक्शन देखा, उनके कितने नंबर्स हैं, कितने में वोट दिया। उसके बाद जितनी बातें हैं वो मुझे लगा वो फिर कास्ट कैलकुलेशन में, जो कि जिस पर चुनाव होता है, वो कास्ट कैलकुलेशन की तरफ चला गया। सब अपनी अपनी जाति को पकड़ के बैठे हुए हैं। फिर से इस चुनाव में भी जो, जिसको हम पचपनिया कहते हैं, पचफोरना कहते हैं, ईबीसी वोटर्स कहते हैं, जिनकी तादाद 25% है, 36.1%, 01% जब तब होता है जब मुस्लिम के पसमानदा को 10.5 को ऐड कर लेते हैं, और हिंदू ईबीसी अगर कहेंगे तो 25% की संख्या है। वो एक इलेक्शन के डिसाइडर्स हैं। उनका ज्यादा झुकाव उस कंस्टिट्यूंसी को नीतीश कुमार ने बहुत सालों से कल्टिवेट किया है। पोस्ट 2014 नरेंद्र मोदी फेनोमेनन के बाद बीजेपी में भी क्लब हुआ है, तो उसमें से ज्यादा तादाद मुझे एक एनडीए की तरफ झुका हुआ लगा। और एक जो यूथ वोकल वोटर्स है, उसके कारण से मुझे लगा कि संघर्ष है। और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स का बिहार जो है, वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करता हुआ नजर आया। लेकिन सब बैठ करके कैलकुलेट करके जब देखा कि कहाँ क्या हो रहा है, जोड़ घटाव करके हमको देखा कि एक कंफर्टेबल प्लस मेजोरिटी में एनडीए को आता हुआ देख रहा हूं। दीपक जी। बिल्कुल, आपका जो आकलन है वही सभी एग्जिट पोल्स का आकलन है। तुम आपका आकलन उनसे जुदा नहीं, और आपने बिल्कुल सॉलिडली बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन चुनाव पर असर कर रहे हैं। चाहे वो 10,000 महिलाओं वाला फैक्टर हो, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो, चाहे वो ईबीसी एमबीसी और महादलित का वोट बैंक हो, इन सबको नीतीश कुमार और बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से नर्चर किया है। लेकिन क्या, जैसे आज पोस्टर लगा ना, टाइगर अभी जिंदा है, तो ये टाइगर जो है क्या गुर्राएगा अगर महागठबंधन में जेडीयू को ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, एक बेहद कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ जो है वो नीतीश कुमार आ जाते हैं। और आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि केंद्र की सरकार भी अभी उन्हीं की बैसाखियों पर टिकी हुई है। निश्चित रूप से टाइगर जिंदा है। हम जेडीयू में जब बातचीत करते थे, वो उन्होंने पता नहीं पोस्टर डाल दिया, ऑफ रिकॉर्ड हमारी बातचीत होती थी तो उसमें कहते थे कि टाइगर जिंदा है। वो एक तरह से वो पोस्टरिंग बीजेपी के लिए है, उनकी काउंटर पोस्टरिंग है, उनको बताने के लिए कि आप इनको कमजोर समझ रहे थे। आप 10 में वो प्रोजेक्ट किए गए प्री पोल में चीफ मिनिस्टर, 15 में किए गए जब महागठबंधन के पार्ट थे, 20 में किए गए और ये प्री पोल प्रोजेक्शन था। तब ये नहीं कहा गया था कि एमएलए मिलकर डिसाइड करेंगे। कोई एक जो प्रोटोकॉल होता है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो बताया गया, वो प्रोजेक्टेड थे चीफ मिनिस्टर। ये पहला चुनाव इतने सालों में है, इवन की 5 के सेकंड फेज में अक्टूबर में नीतीश कुमार को प्री पोल प्रोजेक्ट कर दिया गया था। तो अब हम ये मान के चल सकते हैं कि पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। लेकिन जैसे इलेक्शन का प्रोग्रेस होता है, धीरे धीरे वो टाइगर ने बता दिया कि टाइगर जिंदा है। क्योंकि वो उनके स्वास्थ्य की बात नहीं है, ये होता है कि जब 20 वर्षों में आप जो अर्जित करते हैं, आपने एक पॉलिटिकल फिक्स डिपॉजिट जो कमाई है, उसके डिविडेंड कमाने का टाइम आ गया। वो डिविडेंड कहीं कहीं पे करता हुआ दिख रहा है। उसमें मुझे ह्यूमन एम्पावरमेंट का जो बाइस्किल यूज स्कीम से शुरुआत हुआ था, 50% रिजर्वेशन से स्टार्ट होकर के कन्या उत्थान योजना,
फी वेवर से दुनिया भर की जो स्कीम महिलाओं के लिए लाया। और लास्ट में जो डोल्स के अगेंस्ट में थे, लेकिन जो 3 डोल्स दिए गए 125 मेगावाट फ्री पावर, जिसमें कि 1.6 करोड़ लाख जो है 1,64,00,000 परिवार जो वो बेनिफिशियरी हैं। सोशल सिक्योरिटी पेंशन 400 से 1100 दिया गया, और लास्ट में 10,000 का स्कीम जो 1.5 करोड़ महिलाओं को मिला। तो ये आपको ये बताता है कि कैसे रीच आउट करने की उन्होंने उसको कोशिश की। और टाइगर इसलिए जिंदा है कि उनके बरक्स में आप कोई पर्सनालिटी 20 साल में इमर्ज करते हुए नहीं देखते। सुशील कुमार मोदी छोड़ करके कोई नेता नहीं है जो आज के डेट में भी नीतीश कुमार के कंधे के पास भी खड़े हो पाए। वो एक दिन में नेता नहीं बने थे। मैं ऐसा बोलता हूं तो मुझे लोग कहता है कि आजकल आप फैन बॉय हो गए नीतीश कुमार के। चुनाव में आप जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो जो प्लेयर है उसके कंपैरिजन करेंगे, तो वो कंपैरिजन इनका होता है तेजस्वी से कंपैरिजन होता है, जो कि अभी उस लेवल के लिए अनटेस्टेड है, 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं ऑफकोर्स। और जो नैरेटिव जो नीतीश कुमार का था कि भाई अपने डोल्स की जो काउंटर डोल्स की नैरेटिव है वो उनकी सही नहीं गई, क्योंकि आपने कहा कि 2.5 करोड़ लाख फैमिली को आप रोजगार देंगे। ये एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है। इसको 30,000 को अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 लाख करोड़ है। जिस स्टेट में 3 लाख 3.25 लाख करोड़ का बजट है, तो यू आर प्रोमिसिंग मून। अब तो यही बच गया कि आपको 2 BHK 3 BHK फ्लैट दे देंगे, यही सब कहने के लिए बच गया था। तो ये 10 लाख का जो रिजोनेंस लास्ट बार देखा मैंने, वो रिजोनेंस नहीं था। तो ये मैं मानता हूं नीतीश कुमार का फेयरवेल इलेक्शन है, और मुझे लगता है कि अच्छा खासा फेयरवेल उनको मिलने जा रहा है। लोग तो मान चुके हैं कि जी नीतीश कुमार जो है न केवल मुख्यमंत्री बनेंगे बल्कि अगले 5 साल वही लीड करेंगे। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था और मैं इस सवाल को लेकर ओम प्रकाश के पास जाना चाहता हूं। ओम प्रकाश, क्या नीतीश कुमार पलटेंगे? क्या उनको कोई ऐसी संभावना दिखाई देगी जिसके बाद उन्हें एक बार फिर से लगे कि नहीं, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, इसलिए एक बार फिर से पलटो? महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा। पूरी तरह बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। 2000, 4000, 1500, 3000 तक ये बदमाशी करेंगे। आप जो उम्मीदवार हैं बाहर में अपने अपने फॉलोअर्स को मजबूती से रखेंगे। करो मरो का ये चुनाव है, मरता क्या नहीं करता। अंजाम जितना भारी हो परवाह मत कीजिएगा। जी के क्या करना है जब हम अपने अधिकार की हिफाजत नहीं कर पाएंगे? कब तक इन दरिंदों के हाथ पीसते रहेंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। मैं सभी उम्मीदवारों से आग्रह करना चाहूंगा, इम्तिहान भी है, भारी भी है, जीतेंगे भी। सीमांचल में सबसे ज्यादा मत पड़े हैं, हमारी सीटें हमारी है। युद्ध के मैदान में अंजाम जितना भयावह हो, यदि उधर बंदूक पुलिस ताकत है तो हमारे पास जनता है, गोली खाने की हिम्मत है, मरने की हिम्मत है। कल सासाराम में सुबह सुबह बंद डब्बे में ईवीएम मिले हैं, लाठीचार्ज हुई है, हंगामा हुआ है। प्रशासन कह रही है कि खाली है तो फिर
जहां बक्सा है वहां इसको ले जाने की जरूरत क्या थी? क्यों स्ट्रांग रूम के पास खाली बक्से को ले जाया गया? सभी तरह की चोरी की संभावना बढ़ी है। हर कीमत पर दीपक जी, जो जितना मैं जेडीयू को समझ रहा हूं और जितना मैं बीजेपी को देख रहा हूं, जितना बीजेपी के नेताओं को देख रहा हूं, तो नीतीश कुमार को लेकर अभी कोई प्रिडिक्शन करना शायद कोई नहीं चाह रहा है। कोई नेता इस टॉपिक को नहीं छू रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी जाहिर जो की नीतीश कुमार ने वो अपने ही पार्टी के नेताओं से की। उन्होंने बीजेपी के प्रति कोई नाराजगी जाहिर नहीं की है, बीजेपी के नेताओं के लिए कोई नाराजगी जाहिर नहीं की है। हाँ, उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से जरूर नाराजगी जाहिर की, जब टिकट का बंटवारा का मुद्दा था तब, जब सीट शेयरिंग फाइनल स्टेज में आ गया था तब, और ये बकायदा दिखा कि कैसे एनडीए गठबंधन में कुछ सीटें लास्ट मोमेंट में चेंज हुई। जेडीयू की वजह से वो सीट चेंज हुई, चिराग का सीट चेंज हुआ, बीजेपी का सीट चेंज हुआ, लेकिन नीतीश कुमार चैलेंज बन पाएंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी एनडीए को जितना बेहतर दीपक चौरसिया समझते हैं, शायद संतोष और ओपी नहीं समझते हैं। क्यों संतोष जी? तो लेट्स यू आंसर। दीपक जी, आप बताइए कि बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज। मुझे तो लगता है नीतीश कुमार अभी इस पोजीशन में नहीं है कि चैलेंज करें, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिहार में मोदी जी की खूब डिमांड थी, बीजेपी की तरफ से अमित शाह खूब घूमे, लेकिन योगी, सीएम योगी और नीतीश कुमार पसंदीदा प्रचारक थे सभी विधानसभा कैंडिडेट की। योगी को भी लोग चाहते थे और नीतीश कुमार को भी चाहते थे कि वो जरूर आए और एक बार की जगह 2 बार आए। उसका इंपैक्ट उनको पता है कि क्या पढ़ना है। ठीक है। दीपक जी, लेकिन आप बताइए अपने एक्सपीरियंस से कि क्या सीन है, बीजेपी को चैलेंज मिलेगा? मुझे लगता है मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जिस तरह की पर्सनालिटी है, जिस तरह की शख्सियत है, उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार के साथ जो 1-2 का 4 और 4-2 का 1 करने की कोशिश की, हम सबको ये बात पता है। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के ये बयान थे जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायक दल का नेता ही जो कौन बनेगा ये विधायक दल ही तय करेगा, ये जो बयान था इसने नीतीश कुमार को जबरदस्त आहत किया है। और उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बदली, और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बदलने के बाद जो नीतीश कुमार है वो स्ट्रैटेजिकल तौर पर जो है और ऑफेंसिव हो गए। उन्होंने अपने इनरोड्स को और बढ़ाना शुरू किया। देखिए, जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया ना, तो ओम प्रकाश जी और संतोष जी, जो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठ रहे थे वो उनके ओवर एग्रेशन के कारण खत्म होते गए। और मुझे ये लगा कि लोग ये कहते हैं कि जैसे एक महिला का किस्सा है, उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार तो भाई भूल जाते हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। बोले 75 साल का हमारे घर में बूढ़ा कोई होगा वो भी भूल जाएगा, तो हम उसको जो है घर से थोड़ी ना निकाल देंगे। तो मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने कहा फेयरवेल का चुनाव है, संतोष जी ने, ये फेयरवेल का चुनाव निस्संदेह है। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार कैसे पलटे और नीतीश कुमार ने शॉर्ट टर्म गेन्स के हिसाब से कैसे काम किया, ये मैं आपको समझाता हूं प्रकाश। और उसके बाद आपने बहुत बड़ी बात कर दी। आपको क्या डाउट हो रहा है कि नीतीश कुमार क्यों पलटेंगे? इसलिए कि मोदी के रोड शो में साथ नहीं आए, इसलिए कि एनडीए की नेता के तौर पर मोदी जी के साथ जो दूसरी रैलीज थी नरेंद्र मोदी के साथ कहीं नजर नहीं आए? आपको ये वजह दिख रही है या कुछ और आपके पास जानकारी है? लेट्स रिवील। दीपक जी, आज मौका है, कह दीजिए। ना ना, मेरी जो जानकारी है वो ये है कि इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र का जो प्लान था, जो उसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को हटाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आखिरी मौके पर बना दिया, तो इसका जो कैलकुलेशन था वो ये था कि 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 29 सीट चिराग पासवान लड़ रहे हैं, 6 सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, 6 सीट जो है वो जीतन राम मांझी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये मिलके कुल 142 सीटें हो जाती हैं। और अगर ये 142 सीटें हो जाती है और इनमें से अगर 122 सीटें आ जाती हैं, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का दावा एज ए मुख्यमंत्री बनता था। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ ऑपरेशन महाराष्ट्र न कर दे। इसी को लेकर वो बेहद सतर्क हुए। जब सीटें बढ़ रही थी तो आखिरी मोमेंट पर वो
वो सामने आए। बीजेपी चाहती थी कि कम से कम एक सीट इनसे इस बार जेडीयू से जो है ज्यादा ली जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मजबूर किया कि जेडीयू और बीजेपी, अगर जेडीयू बड़ा भाई नहीं है तो छोटा भाई भी नहीं है। अब वो कितना भी जुड़वा दावा कर ले, लेकिन जुड़वा में भी छोटा बड़ा होता है, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को समझने के लिए उनके पलटने को समझना सबसे जरूरी है। और मैं बहुत शॉर्ट में कंक्लूड करूंगा क्योंकि बात हमारी लंबी होती जा रही है। मुझे दूसरे मुद्दे की तरफ भी जाना है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या वाकई बिहार की सड़कों पर कल कुछ इलाकों में एनआरकी दिखाई देगी, क्योंकि इसकी बार बार संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। नीतीश कुमार 2013 में क्यों पलटे? क्योंकि नीतीश कुमार को लगता था कि वो नरेंद्र मोदी के चैलेंजर बन सकते हैं, देश की एक इकलौती वॉइस बन सकते हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हो, और एक ऐसे सेक्युलर नेता जिनकी अपनी एक्सटेंडिंग है और जो कई सालों से जो है लगभग 9 साल उनको हो गए थे बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के तौर पर काम करते हुए। उन्होंने वो किया। उसके बाद उन्होंने आरजेडी के साथ 2015 में सरकार बनाई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुके हैं तो वो नरेंद्र मोदी की गोदी में फिर चले गए। ये उनका शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन था, क्योंकि वो तेजस्वी यादव के साथ उस तरह से कंफर्टेबल नहीं थे। अब दूसरी बार पलटना देखिए, दूसरी बार वो तब पलटते हैं जब इंडिया गठबंधन बनता है, और इंडिया गठबंधन वो खुद बनाते हैं और उनको ये उम्मीद रहती है कि इंडिया गठबंधन में जो सबसे साफ सुथरा चेहरा है वो मेरा ही है, और यही इंडिया गठबंधन मुझे शायद इंडिया गठबंधन का चेयरमैन बना दे। पीएम कैंडिडेट मैं चैलेंजर के तौर पर नीतीश कुमार के सामने एक चेहरा बनकर उभरूं। उनकी यही इच्छा थी, नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी के साथ सामने उतरूं, उनकी यही इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने वो किया था। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में जब लोग उन पर भरोसा नहीं कर पाए, राहुल गांधी उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का जिस आदमी ने काम किया है वो उस आदमी पर भरोसा कैसे किया जाए, यही मोटे हद तक ममता बनर्जी और कुछ और लोगों का मानना था। लिहाजा वो नहीं हो पाया, वो फिर बीजेपी के खाते में आ गए। फिर उनकी हेल्थ वाली बात हो गई, तमाम तरह की और बात हो गई। अब ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि नीतीश कुमार हर बार एक राजनीतिक जो है अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। अभी उनके 12 सांसद जिसके ऊपर एनडीए की सरकार टिकी हुई है, या भूलिए मत, अगर नीतीश कुमार के विधायक बढ़ते हैं तो केंद्र सरकार पर और दबाव बनाएंगे, केंद्र सरकार से कई अपनी चीजें मनवाएंगे। अगर केंद्र सरकार ने उनकी फिर अनदेखी की तो ऐसे में मुझे लगता है नीतीश कुमार एक और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में अब ओम प्रकाश तेजस्वी भी उनको चाचा ही कह रहे हैं, तेजस्वी भी चाचा ही कह रहे हैं। तेजस्वी ने अचेत शब्द छोड़ दिया है। दीपक जी, नीतीश कुमार बहुत अच्छे सोशल इंजीनियर हैं, बहुत नजदीक से देखा है हमने। संतोष जी आप बताइए, दीपक जी जो कह रहे हैं, इस सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार कुछ कर पाएंगे, घुमाएंगे? मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार ये इस सोशल समय इंजीनियरिंग नहीं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं, नहीं है, कुछ ये नहीं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। संतोष जी नहीं से नहीं, आप एक हाँ, सेकंड दीपक जी, मैं अभी कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा हूं। ये पॉलिटिकल एसर्शन की बात है। और नीतीश कुमार की पॉलिटिकल यूटिलिटी क्या है कि वो वेनिस्ट तत्व हैं, इधर भी उधर भी। अब हम उसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म लोगों ने बोलना बंद कर दिया। मैं तो बोलता हूं कि बिहार की राजनीति के वेनिस्ट तत्व हैं, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। और वो सोशलिस्ट ग्रीन के साथ भी रहे हैं, सैफरन के साथ रहे हैं। अब उनसे क्या होगा कि नंबर अगर 2 4 5 भी अगर बीजेपी से आ गए, जो बीजेपी जो प्लान, देखिए बीजेपी जो जितना बिहार के बाहर सोचती है ना, बिहार में उनका वो, और नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे भी नहीं है। नीतीश कुमार के साथ वो ऑपरेशन बिहार एक डिफरेंट टेस्ट केस है। और मैं तो ये बोलता हूं कि बिहार की बाउंड्री में जब अमित शाह प्रवेश करते होंगे ना, तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता होगा, क्योंकि इसको, इस स्टेट को डिकोड करना बहुत मुश्किल काम है। जो अरिथमेटिक और जगह में सोचिए, आप बिहार की पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी देखिए ना कि कहाँ सैफरन को उनको जगह मिली है। वो जब हुआ तो छोटा नागपुर वाले बेल्ट में साउथ बिहार जो अनडिवाइडेड बिहार का पार्ट था, उस एरिया से आपको, झारखंड वाले पार्ट से आपको सीटें आती थी। यहाँ सोशलिस्ट का रूल चला, कांग्रेस का चला ही चला, लेफ्ट पार्टी भी आई। और ऑफकोर्स आप देख रहे हैं कि 35 वर्ष से लालू नीतीश जी हैं और टॉप पर हैं, भले ही उसमें बीजेपी ने मुझे लगता है संतोष जी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाले चैप्टर को हम लोग छोड़ देते हैं 1-2 दिन के लिए। दीपक जी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग छोड़िए,
अभी जो कल के लिए बहुत ज्वलंत है वो ये है कि क्या वाकई आरजेडी और कांग्रेस के नेता के भड़काऊ बयान से बिहार डिस्टर्ब होगा? क्या ये बड़ा चैलेंज सरकार और चुनाव आयोग के सामने है, दीपक जी? मुझे ओम लगता प्रकाश है ये ओम बड़ा प्रकाश सवाल ओम है। प्रकाश, हम आगे बढ़े। मैं सबसे पहले सुनवा देता हूं पप्पू यादव ने इस बारे में क्या कहा है और सुनील कुमार सिंह ने क्या कहा है, फिर हम आगे की बात शुरू करेंगे। अब संतोष जी, मैंने ये दोनों बयान सुनवा दिए हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि आपको लगता है कि क्या सड़कों पर कुछ हंगामा होगा, क्योंकि ये वोट चोरी के आरोपों के बाद ये पहला चुनाव है। यहाँ पे राहुल गांधी को भी वोट चोरी का फेक नैरेटिव सेट करना है या उनका अपना नैरेटिव सेट करना है, और तेजस्वी यादव को भी लगेगा, क्योंकि इतने सालों बाद भी सत्ता में ना आना तेजस्वी के लिए भी सामने चुनौतियां बड़ी होंगी। देखिए, सत्ता में आना जो है चुनाव लड़के लिया जाता है, और आप फिजिकली लड़के नहीं लेते हैं चुनाव में। और ये कहना उनके लीडर्स का, ये कहीं ना कहीं तो डेस्परेशन शो करता है। आप कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं? अगर यही बात होती तो पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कैसे इमर्ज करती? आरजेडी 75 सीटों की क्यों, उसकी 55 क्यों नहीं कर दी जाती? वो नहीं होता है। अब चुनाव, अब उन्होंने ये बोल करके अच्छा ही किया, चुनाव आयोग ने संज्ञान में दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी भी हरकत में आ गई होगी। और बिहार कोई नेपाल नहीं है कि यहाँ कोई एक लॉलेसनेस है या कंट्रोल में नहीं होगा। ये बोल करके इस तरह के जो एलिमेंट है, वो एक तरह से, एक होता है ना कि लास्ट राउंड में जब बैटल जाता है तो एक स्टीम और एक वो एक भौकाल क्रिएट करने के लिए कुछ ही बोल देते हैं। अब मुझे, और जो वो दोनों नेता हैं, बड़बोले नेता हैं, कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल बयान देने के लिए जाने जाते रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा तूल देने की हमको जरूरत है। कल का अब रिजल्ट कौन लोग आएगा, हैं रिजल्ट उनकी पर ये कहा कौन क्यों लोग हैं, जा रहा है? उनकी क्या ये है जमीन पे पकड़? अरे भाई, मैं ओम प्रकाश ये बोलता हूं कि आप वोट चोरी कर रहे हैं। आपने हरियाणा का एग्जांपल दिया, और जगह कर्नाटका का दिया, बिहार में एक एक केस, टेस्ट केस नहीं दे पाए आप। इतनी बड़ी रैली निकाली, सीमांचल से एक भी टेस्ट। मैं तो बोलता हूं कि ना बीजेपी घुसपैठिया प्रूव कर पाई, ना आप वोट चोरी प्रूव कर पाए बिहार में। मैं तो ट्रू है, एसआईआर बिल्कुल ट्रू, का, बिल्कुल पूरा एसआईआर मुद्दा ही चुनाव में नहीं था। सबसे ज्यादा बिल्कुल। खबर एसआईआर पर मैंने लिखी है। दीपक जी एक बात समझिए कि बिहार में जिस तरीके की बातें करके, ठीक बोले संतोष जी, उन्होंने अलर्ट कर दिया बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को, इनके बूते नहीं है और न ही स्टूडेंट न ही यूथ इस बार इस मामले पे भड़काने में आने वाला है। उनको पता है कि वोट कहाँ निकला है, जेन्युइन वोटर्स निकले हैं और जेन्युइन वोटर्स ने जाके किसको वोट दिया है। वो बिल्कुल भड़काने पे किसी के नहीं आने हैं। ये बिल्कुल, और अच्छा किया कि पहले बोल के अलर्ट कर दिया है। चलिए, यही उम्मीद करते हैं कि कोई किसी के भड़काने में ना आए और अंततः प्रजातंत्र की जीत हो। संतोष सिंह जी, एक बार रिजल्ट आने के बाद फिर नीतीश कुमार की भविष्य की संभावनाओं पर बात करेंगे। मैं अभी से अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता हूं। ओम प्रकाश जी, संतोष सिंह जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू सर।